बहुत ही जाने माने बाजार के विशेषज्ञ हैं। पैनी नज़र ना सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर रखते हैं, लेकिन बहुत ही महारत हासिल रखते हैं मैक्रो को बढ़िया तरीके से पढ़ने की। दीवान साहब, स्वागत है आपका। प्रकाश डालिए बाजार पर, किस तरीके से आप देखते हैं ये जो समस्याओं से जूझता हुआ दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, तेल में गर्मी, बहुत ज़बरदस्त तनातनी आपको यूरोप में बढ़ती हुई दिख रही है, कैसे नेविगेट करें? नमस्कार शैल जी। देखिए, जो मार्केट के ये सारे पहलुओं का जिनका आपने जिक्र किया, ये इन सभी का अगर आप इनके लक्षण देखें तो ये सारे ही इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से बड़े अच्छी खासे जुड़े हुए हैं और तालमेल के साथ इनका उतार चढ़ाव जो है उसको समझना, उस संदर्भ में समझना जरूरी है। एक पहली चीज ये है कि यूक्रेन और रशिया के इसको लेके, विवाद को लेके जो हल्ला मच रहा है, वो अगर आप देखें तो वहां पे जो एंटिसिपेशन ऑफ वॉर था वो ज्यादा पेनफुल था या वो ज्यादा डैमेजिंग था है, रादर देन द वॉर इटसेल्फ। क्योंकि वॉर तो हो ही नहीं सकता, यूक्रेन के पास तो कोई ऐसी क्षमता है नहीं कि वो रूस जैसे बड़ी उसको देश को अपने वहां से लड़ने की वो करे या चुनौती दे के कुछ करने की आगे कोशिश करे। वो तो बहुत आराम से जो रशिया करना चाहेंगे उसमें मान जाएंगे। चक्कर ये है कि उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जो है वो यूएस के लिए क्या है और यूरोप के लिए क्या है, उस चक्कर में आपको ये सारी चीजें ये न्यूज फ्लो जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इससे घबराए नहीं, ये कोई बहुत बड़ा इवेंट है नहीं। जो बड़ा इवेंट है वो तो अभी आना बाकी है, वो तो मार्च में है कि भाई यूएस फेड जो रेट हाइक अनाउंस करेगा, इंटरेस्ट रेट से बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो किस मात्रा में बढ़ती है, किस रुझाव से बढ़ती है, वो देखना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। उससे पहले हमको एक ये ट्रिगर दिख गया जिसकी वजह से सब हो रहा है। और ऑयल, ऑफ कोर्स ऑयल इस वजह से ही है कि रशिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल और गैस का, तो उस वजह से उनका बिजी रहना या उनकी क्षमता कैसी रहती है बनाने की ऑयल का उत्पादन करने की, उससे एक रैमिफिकेशन रहता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस हिसाब से हमारी करेंसी इतनी मजबूत रही है इस सारे दौर के दरमियान, और जिस हिसाब से हमारे यहाँ जो बजट इतना प्रोग्रेसिव आया और उसके बाद आरबीआई ने उसको इतना एक पॉलिसी के जरिए सपोर्टिव वो स्टैंड लिया, कहीं भी कोई चिंता की बात नहीं है हमारे हिंदुस्तानी कंपनियों के बारे में। अब एफआईज के पैसे जब बाहर जा रहे हैं तो थोड़ी मार तो पड़ेगी। तो जो शेयर बाजार में भाव का चलन होता है वो दो पहलुओं से होता है, दो परिबल रहते हैं, एक आपका ईपीएस रहता है और दूसरा पी मल्टीपल रहता है। हम जो देख रहे हैं परिस्थिति आज शैल जी, जो मैक्रो लेवल पे, उसमें पी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ईपीएस तो ज्यादातर कंपनी का घट रहा नहीं है, एक आध कोई कंपनी होगी जिसका यूक्रेन या रशिया में एक्सपोजर होगा, उनको जैसे डॉक्टर रेड्डी का नाम बार बार चर्चित होता है तो वो वहां पे असर पड़ सकती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मारुति को उससे क्या लेना देना है, या एलएनडी को उससे क्या लेना देना है, या रिलायंस को उससे क्या लेना देना है। सो ये जो चीजें हो रही हैं इसमें थोड़ा सा पी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये निवेशकों के लिए अच्छा होता है। आपको जो इतने समय से हम लोग राह देख रहे थे, वेट कर रहे थे कि क्या चीज ले और अच्छे भाव पे ले, वो फाइनली मिल रही है चीजें, मतलब वो आज भाव आ रहे हैं आपके सामने, तो ये तो आपको लपक के लेना चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ दोनों हाथों से आपको अच्छी चीजों को बटोरना चाहिए। जो चीज आपके पोर्टफोलियो में पहले जिनका समावेश नहीं हो पाया था क्योंकि महंगी लग रही थी, महसूस ये हो रहा था कि महंगी है, वो आज सस्ती होगी। उनका ईपीएस ग्रोथ तो कहीं चेंज हुआ नहीं है, तो वो उसको देख के अगर आप करें तो मेरे हिसाब से तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है। लेकिन हिम्मत ये चाहिए होती है कि ऐसे दिनों में जब जब माहौल इस टाइप का है, वो विक्स इतनी हाई है, तो आप शॉर्ट करने की चेष्टा करें या एग्जिट करने की चेष्टा करें तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको फायदा होगा अगर आप नीचे के लेवल्स पे ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म में अगले 1 डेढ़ 2 साल में कंपनियां आपको रिटर्न अच्छा दे सकेंगी। ओके, तो अगर आप देखें इस यूक्रेन यूएस तनातनी को एक संकट बहुत हद तक नहीं मानते, और आप कहते हैं कि भारत में अगर आप देखें जो ये डिप आया है, जो कि चीज़ पहले एक्सपेंसिव थी वो थोड़ी सी अगर आप देखिए रीजनेबल प्राइस पे आ गई है, आप इसको इस अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं। प्रकाश जी, तो ऐसे में आपने अपने क्लाइंट्स को क्या सजेशन दिए हैं, और वो सजेशंस अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें, आपकी प्रिफर्ड बाइंग लिस्ट में स्टैगर्ड वे में एक एसआईपी प्लान के तौर पे क्या होगा? इनफैक्ट वीरू, एसआईपी तो जब महंगी चीजें होती है तब घबराहट में थोड़ी थोड़ी लेने की हिम्मत करते हैं, लेकिन आज तो माहौल ऐसा है कि आपको चीजें सस्ती मिल रही है। हाँ, ये है कि गिरावट और गहरी हो जाए इस चक्कर में लोग पूरी तरह से नहीं लेते, वो मैं समझ पाता हूँ। बट अगर आप देखें लेने की सूची बड़ी लंबी है,
फंडामेंटली जो अच्छी कंपनी है, जैसे मैंने आपको कहा कोल इंडिया है, ये एक कंपनी शायद इनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं या इनका डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि कंपनी तो अच्छी वही रहेंगी, वो तो चेंज नहीं हो रही। मुझे समझ ये आ रही है कि जो पहल सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूल की तरफ की है, उस लिहाज से अगले 8-10 साल में जो हुलिया इस इंडस्ट्री का बदलेगा, उसमें रिलायंस का जो पार्टिसिपेशन है वो गजब का रह सकता है। तो आप वो देखिए। थर्ड चीज आती है, आपने कोल इंडिया हो गया, रिलायंस हो गया, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, एल&टी को देखिए। अगर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग होनी है तो वो तो होनी है, चाहे यूक्रेन और रशिया में विवाद चलता रहे, अमेरिका सैंक्शन डालता रहे, हमको तो उससे कुछ होना नहीं है। हमारे यहाँ तो रोड, ब्रिज, नाले, ये सब बनने ही है। तो वो चीज को आप वो नहीं कर सकते। और जो चौथा सेक्टर मुझे लग रहा है जो ग्लोबली, और एक पॉजिटिव चीज मैं आपको बताना चाहूंगा एक क्राइसिस के तदुपरांत की, सारे यूरोप में और विश्व भर में जो रीओपनिंग है, जैसे हमारे यहाँ रीओपनिंग होता है तो आपने देखा है किस टाइप के ट्रैवल और होटल और टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली जो स्टॉक्स है वो चलते हैं। सेम चीज आपको ग्लोबली होने वाली है। मार्च अप्रैल में हो सकता है सारा ही सब कुछ खुल जाए, कोविड को सब कुछ बोले, तो जो रीस्टॉकिंग होगी उसमें बहुत बड़ी डिमांड वापस शुरू होने वाली है। तो मैन्युफैक्चरिंग साइड में बहुत बड़ा एक आपको वेव दिखेगा। हिंदुस्तान का पार्टिसिपेशन पहले से कई ज्यादा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की वजह से, लेकिन ऑटो में से एक बहुत रिवेंज बाइंग या एक रीस्टॉकिंग का माहौल या दौर शुरू होने की उम्मीद कर रहा हूँ। और ये सेमीकंडक्टर के जो इश्यूज और इन सबको लेके जो थोड़ा सा दबाव था, वो जैसे ही हटेगा, आपको मारुति जैसे स्टॉक्स में एक बहुत बहुत बढ़िया पहल दिखेगी। सो आई थिंक स्टॉक्स तो वही है, गिने चुने हैं चाहे, लेकिन लार्ज कैप है, पुराने नाम है, लेकिन उनको इन लेवल्स पे बटोरने का मौका प्लीज मत चूकिए, क्योंकि ये सिचुएशन पलटने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लग सकता। दीवान साहब, बहुत ही सटीक राय आपकी तरफ से आती हुई एल&टी, मारुति पर और कोल इंडिया पर। ये प्रश्न प्रकाश जी मैं अपने सारे मेहमानों से और चित परिचित बाजार के विशेषज्ञों से पूछ रहा हूं कि सन 2022 में आप क्या आकलन लगाते हैं? क्या ब्लू चिप्स आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को? आपने भी जो 3 स्टॉक्स का जिक्र किया, ये अपने सेक्टर में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और यहाँ पर कम से कम कुछ बैलेंस शीट की सेफ्टी है और कुछ सेफ्टी है कि इंस्टीट्यूशनल लोग यहाँ पर काफी खरीदारी कर रहे हैं। आपकी राय? तो बहुत बहुत जायज सवाल है शैली, क्योंकि पिछले 2 साल में जो लोगों ने पैसा कमाया है मिड कैप स्मॉल कैप में, वैसा पैसा आपका बनने की उम्मीद इस साल है कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। और मेरा जवाब उसके लिए ये है कि स्मॉल कैप मिड कैप में जब भी रैली आती है तो वो थोड़ी सी मोमेंटम ओरिएंटेड होती है। उसमें आपको जब सभी लोगों को कुछ लिमिटेड चीजें चाहिए होती है, लिमिटेड फ्लोट वाली चीजें चाहिए होती है, तब आपको उस टाइप के भाव गजब के जो है वो दिखते हैं। वो शायद माहौल अभी ना हो, क्योंकि पेट पहले भरेगा ब्लू चिप्स को लेके, लार्ज कैप्स को लेके। एफआईएस की जब वापसी होगी या हिंदुस्तान के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जो एसआईपी के जरिए पैसा आ रहा है, उसकी जो ताकत है, उसकी क्षमता जो है वो एसआईपी की, वो आपको ट्रांसलेट होती हुई दिखेगी। तो पहले तो ब्लू चिप्स में ही पैसा आएगा। जो स्मॉल कैप मिड कैप में रैली आती है वो थोड़ी सी पार्टिसिपेशन थोड़ा ब्रॉड बेस होता है, तब आती है। उसको माहौल को बनते हुए शायद थोड़ा समय लग सकता है, बट यू नेवर नो। मार्केट बाकी हम लोग जानते हैं उससे कई ज्यादा हमको कॉम्प्लेक्स वो पेश करता है सिचुएशन। तो अगर हालात चेंज होते हैं तो बहुत जल्दी हो सकते हैं, बट फिलहाल ये लग रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप में इस टाइप का मोमेंटम आने में थोड़ा समय लगेगा। ये साल बुआई करने का है शैल जी, कटाई करने का नहीं है। कटाई आपने पिछले 2 साल में अच्छी खासी बुआई करने के बाद बहुत जल्द कर ली। इस साल आप बुआई करेंगे, अच्छी चीजें लेके रखेंगे, हो सकता है अगले साल आपको अगले 1-2 साल में कटाई का मौका मिले, हार्वेस्टिंग का मौका मिले, बट इस साल आपको सिर्फ एक्यूमुलेट करना है, धीरे धीरे करके वैल्यू जहां जहां दिखती है वहां पे बाइंग करना। दीवान साहब, मेरे ख्याल से 10:30 बजने वाले हैं, लेकिन जो आपने दिन का सबसे अहम स्टेटमेंट है ना, वो आपने बाजार के शुरुआती सत्र में दे ही दिया है। सन 2022 बुआई का साल है। ध्यान दीजिए, बढ़िया फसल काटने के लिए आपको समय देना पड़ता है और उससे पहले अच्छा बीज बोना पड़ता है। आज आप आवाज़ पर जुड़े हुए हैं, एक से एक दिग्गज एनालिस्ट, एक से एक बढ़िया आपको स्टॉक्स सिप के ज़रिए जोड़ने की राय दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, बुरा समय और अच्छा प्राइस हमेशा साथ आता है और अच्छा समय और अच्छा प्राइस कभी साथ नहीं आता। तो ये मौका है एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने का,
कुछ समय पहले देवेंद्र चौकसी साहब, आशीष चतुर्मोता जी, मानस जी ने आपको राय दी कौन कौन से स्टॉक्स उन्हें अच्छे लगते हैं पोर्टफोलियो के लिए, और दीवान साहब की तरफ से तरकश के 3 तीर आपके सामने हैं, मारुति, L&T और कोल इंडिया। इन स्टॉक्स पर आप नज़र रखें, चाहें तो पोर्टफोलियो में रुक रुक के SIP के जरिए जोड़ें। दीवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सटीक, इतनी अच्छी राय देने का। पिछले 30 साल का निचोड़ जो बाजार में आपके सामने आया एक लाइन में, वो दीवान साहब ने समझाया। सन 2022 बुआई का साल है। बिल्कुल, और